नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और YouTube के ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल जो DSSB का TGT का लिए जो संस्कृत का जो सिलेबस है दोस्तों, उसको स्टार्ट करूंगा मैं और जो अपने साथ जो दूसरी जो टीम है, हम लोगों ने डिसाइड किया है DSSB का जो TGT की जो वैकेंसीज आई हैं, इनके लिए हम अच्छे से एक प्रिपेयर नोट्स आपके लिए अवेलेबल कराएं, एक अच्छे से क्लासेस रेगुलरिटी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी को लेकर के दोस्तों स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का टॉपिक में। दोस्तों, प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा और संस्कृत वाला जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें आते हैं अपने 100 नंबर के संस्कृत के क्वेश्चंस जो आएंगे। आपको पता ही है 100 नंबर है, 100 ही क्वेश्चंस है दोस्तों, तो उसी को आज स्टार्ट करने पर जा रहे हैं। तो DSSB के लिए दोस्तों जो संस्कृत है ना जी, वो अपने पेपर के लिए आएगी और ये TGT संस्कृत के लिए, इतिहास संस्कृत के लिए अपना चैप्टर रहेगा। DSSB TGT संस्कृत का जो पेपर है उसमें आपको पता है टोटल जो क्वेश्चंस मार्किंग है, तो पर्सन कितने आएंगे, तो टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे बच्चे वो आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 100 है और क्वेश्चन की जो मार्क है, कितने अंक के आएंगे टोटल, तो 100 के ही अंक के आएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और ये किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमें 100 में से 100 नंबर लेने हैं, इसकी फुल एंड फुल गारंटी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और यूट्यूब के वीडियो माध्यम से जितने वीडियोज़ हैं वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें, जो फर्स्ट पेपर जो है वो भी 100 नंबर का ही आएगा। यानी कि 100 नंबर का तो आता है अपना सेकंड पेपर और 100 नंबर का आता है इसमें फर्स्ट पेपर। यदि अपने सिलेबस को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं तो यानी कि 200 क्वेश्चन जो अपने आएंगे पेपर में, उनमें से फर्स्ट पेपर की बात करें, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की, तो बच्चा फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में आपको पता है 20 नंबर की इसमें आएगी हिंदी, 20 की आएगी इंग्लिश, 20 की आएगी मैथ, 20 की आएगी रीजनिंग और 20 की इसमें आएगी जीके। इस प्रकार से आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 नंबर के मिलेंगे, 20 हिंदी, 20 इंग्लिश, 20 की मैथ, 20 की रीजनिंग और 20 की जीके। तो 100 नंबर का जो टोटल क्वेश्चन आएगा ये 100 नंबर का ही पेपर होगा। इसी प्रकार से 100 की अपना आएगा सेकंड पेपर। तो दोस्तों, मैं आपको तैयारी करवाने जा रहा हूँ संस्कृत के 100 क्वेश्चंस के लिए। इस संस्कृत के 100 क्वेश्चंस को अपन किस प्रकार सिलेबस में डिवाइड करते हैं वो सब कुछ अपन जानेंगे। ये जो फर्स्ट पेपर जो अपन सामने आपके है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, जीके, इसके कंटिन्यूटीज आपको वीडियोस मिलेंगी फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की भी। जो दोस्त संस्कृत से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जिनका सब्जेक्ट संस्कृत रहा है बीएड में या जो भी उनका एमए वगैरह जो पीजीटी वगैरह कर रखी है जिन लोगों ने, उनके लिए भी सेम टू सेम ही सिलेबस होता है पीजीटी का और डीजीटी का संस्कृत का। तो जो भी दोस्त मुझसे जुड़ना चाहते हैं संस्कृत वाले, वो हमसे जुड़े। और ये तैयारी जो है स्पेशल DSSB TGT के लिए की जा रही है। इसको संस्कृत के सिलेबस को अपन 2-3 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं आगे सिलेबस के बारे में। ये चीज और देखिएगा, ये जो फर्स्ट पेपर जो है ना, इसकी भी कंटिन्यूज आपको वीडियो मिलेंगी इसी चैनल पर, इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये ध्यान से सुनना कि हमारा जो VRB एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, इसी चैनल के नाम से ही हमने VRB एजुकेशन का नाम से ही एक ऐप बना रखा है। उस ऐप के ऊपर दोस्तों जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैं सिलेबस संस्कृत का सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो व्याकरण से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो व्याकरण का पहला टॉपिक आता है संज्ञा प्रकरणम का। तो संज्ञा प्रकरणम जो टॉपिक है ना जी, उस संज्ञा प्रकरणम के एक टॉपिक पढ़ाया, उसी टॉपिक के आपको उसके नोट्स मिलेंगे, PDF दी जाएगी। उस PDF को आप ले सकते हो। जो बच्चों ने पढ़ाई की है वो भी यूट्यूब के माध्यम से होगी। जो बच्चे VRB एजुकेशन ऐप पर जाएंगे उनको फ्री में PDF दी जाएगी। जो भी पढ़ा है वो भी मिलेगा आपको PDF के अंदर ही। इसके अलावा दोस्तों, हर पेपर के जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसके आपको पेपर मिलेंगे और क्वेश्चन सीरीज मिलेंगी। इतनी क्वेश्चन सीरीज मिलेंगी, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज आपको दी जाएंगी, जो मैं यूट्यूब पे भी सोल्व करूंगा। लेकिन इस यूट्यूब पे सोल्व करवाने से पहले, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो, वन विचार टॉपिक, तो दोस्तों वन विचार टॉपिक जैसे ही कंप्लीट किया मैंने, तो उस वन विचार टॉपिक
को हम पीडीएफ के जरिए वीआरबी एजुकेशन ऐप के माध्यम से हम आपके पास भेजेंगे। एक बात हुई क्लियर। दूसरी बात ये आती है, पीडीएफ मिलने के बाद इसी पर आपके वीआरबी एजुकेशन के ऊपर ही उस फर्स्ट पेपर का इसका टेस्ट होगा। वन विचार टॉपिक का क्या होगा जी, फर्स्ट टॉपिक का आपका टेस्ट होगा, वो आप टेस्ट देना। आपको टेस्ट देने के बाद हम आपको रिजल्ट सुनाएंगे कि आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आए में कितने मार्क्स आपने अबोज किए हैं, तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा और फिर उसको अपन जो है यूट्यूब पे सोल्व करके दिखाएंगे जी। इस प्रकार से हमने एक रणनीति बनाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी रणनीति में साथ दीजिएगा और अच्छे से हम अपने सिलेबस के बारे में जानते हुए और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन है संस्कृत के। संस्कृत भाषा जो है इसे ही प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, इसे प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। दोस्तों संस्कृत भाषा का जो अपने DSSB में क्वेश्चंस हैं टीजीटी संस्कृत के, तो प्रश्नों की संख्या है 100, कुल अंकों की संख्या है 100, नेगेटिव मार्किंग है 0.25। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग भी आपको पेपर में मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग कितनी आएगी, तो कितनी आएगी भाई यहाँ पर 0.25 मिलेगी। समय कितना दिया जाएगा आपको, तो समय मिलेगा दोस्तों 2 घंटे का। ये 2 घंटे का समय स्पेशल आपको संस्कृत के लिए नहीं है, बल्कि दोनों पेपर के लिए है, फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए भी। यानी फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, दोनों पेपरों के लिए आपको कितने घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है दोस्तों, जो अपना फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं। पिछली बार क्या किया था DSSB ने कि वहां पर जो फर्स्ट पेपर में 40% नंबर लाना अनिवार्य कर दिया था। क्या हुआ था, 40% नंबर लाना अनिवार्य कर दिया। यदि 40% नंबर आएंगे तो ही 40% नंबर आने के बाद आपकी सेकंड पेपर या सेकंड जो आपका संस्कृत का है ये चेक किया जाएगा। इसी प्रकार से दोनों में 40% लाना अनिवार्य था। अब की बार DSSB ने क्या कर दिया, फर्स्ट पेपर में 40% लाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर में 40% लाना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। मतलब कि कहने का ये है, जो 100 क्वेश्चंस है, जो 100 नंबर है ना, ये अपने हाथों में है। अगर किसी की अच्छे से पकड़ हो चुकी है संस्कृत सब्जेक्ट के ऊपर और हमारे द्वारा करवाई जा रही तैयारी को लेकर के आप अपना 101% देते हो, अपना बेस्ट देते हो चलते हो, तो दोस्तों आज की बात है, मैं 101% की श्योर आपके साथ कह सकता हूं कि आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। और आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। जिन भी दोस्तों को इससे जुड़ना है वो हमसे जुड़े और आप देखते हैं अपने संस्कृत प्राकृत भाषा के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात है कि अब 40% लाना अनिवार्य नहीं है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। बस अपने को दोनों घंटे के लिए 2 घंटे मिलेंगे, समय है 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। दोस्तों संस्कृत के इस सिलेबस को अगर जानते हैं तो DSSB TGT का संस्कृत का जो सिलेबस हो किस प्रकार से है। पहला पॉइंट आता है दोस्तों इसमें व्याकरण को लेकर के, व्याकरण शास्त्र बोलते हैं अपन, तो व्याकरण अनुशासनम भवति, व्याकरण जो होते हैं अनुशासन के अकॉर्डिंग चलती है ना जी। तो व्याकरण के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें पहला टॉपिक आता है अपना संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरणम। तो पहला टॉपिक है जी संज्ञा प्रकरणम। यहां से आज मैं स्टार्ट करूंगा संज्ञा प्रकरणम से। उसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक अपन बात करते हैं संधि को लेकर के। यदि आपको संज्ञा प्रकरणम टॉपिक समझ में आएगा तभी आप अच्छे संधि टॉपिक को समझ पाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक समास, तो संज्ञा संधि समास। उसके बाद है उपसर्ग, पांचवा है प्रत्यय। उसके बाद बात करें, एक आएगा वाक्य संशोधन या वाक्य निर्माण। जैसे हिंदी का आपको कुछ दे दिया जाएगा वाक्य, उसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, उसी का पूछ सकता है सिद्धि, वाक्य निर्माण या वाक्य शुद्धि, इस प्रकार से भी मिल सकता है दोस्तों। यानी कि जो वाक्य मिलेगा उसमें दे देगा कि कारक के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। अशुद्धि संशोधनम, अगला पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट आता है कारक।
ये कारक से ही आपको अशुद्धि संशोधन याद हो जाएगा, कारक से ही वाक्य शुद्धि निकलेगा, कारक से ही वाक्य निर्माण आपके याद होंगे। यदि आपको कारक टॉपिक आएगा तो ही दोस्तों अपन इसको अच्छे से 3 टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो लगभग जो अपना संज्ञा प्रकरणम टॉपिक है, यहाँ से व्याकरण शास्त्र को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों इसको अपन साहित्य के हिसाब से और दूसरे भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो व्याकरण के हिसाब से था, अब इसको अपन साहित्य के हिसाब से बांटेंगे। और साहित्य में एक बात करें धार्मिक साहित्य की, तो इस धार्मिक साहित्य में दोस्तों अपने पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो भगवत गीता से रिलेटेड मिलेगा, यानी दर्शन शास्त्र मिलेगा भगवत गीता। तो धार्मिक दृष्टि के हिसाब से क्वेश्चन जो अपने बनेंगे दोस्तों वो साहित्य में एक आएगा भगवत गीता, दूसरा रामायण, रामायण के 7 कांड के बारे में जानकारी मिलेगी, वो अपना पॉइंट है। महाभारत के 18 पर्व है उनके बारे में सामान्य जानकारी। एक है दोस्तों दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड अपन इस बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों ये धार्मिक था। अब अपन बात करते हैं साहित्य को लेकर के, और साहित्य दृष्टि से जो क्वेश्चंस अपने पेपर में पूछे जाएंगे वो जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ हो गया, तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और इसमें भी सिर्फ चौथा अंक दे रखा है। और आपको पता ही है पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा होता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है। और इस पूरे विश्व के अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में से भी सबसे बेस्ट कौन सा अंक आता है, पूरे विश्व का चौथा अंक आता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी देखेंगे। उसके बाद आता है सुकनास उपदेश, इसके बारे में देखना है। एक है जी कादम्बरी, सुकनास उपदेश, कादम्बरी, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक ग्रंथ है, काव्य वगैरह के बारे में हमको साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। एक आपसे पूछेगा नाटक साहित्य के बारे में, तो नाटक के कितने अंग होते हैं, इसमें से भी कितने इसमें पात्र वगैरह होते हैं, उन पात्रों किस प्रकार से बांटा जाता है, इस प्रकार से। फिर है जी इसमें काव्य, काव्य के कितने अंग होते हैं, काव्य के प्रकार वगैरह, काव्य किसे कहते हैं। इसके अलावा इसी टॉपिक में एक रस टॉपिक दे रखा है, काव्य रस नाटक के, इनके बारे में सामान्य जानकारी। इस टॉपिक में दोस्तों अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं छंद और अलंकार, बाकी वो इस टॉपिक में भी है, काव्य साहित्य में, साहित्य टॉपिक में और इसमें भी है, वही पॉइंट है छंद और अलंकार। तो ये आपका कुछ सिलेबस रहेगा, 100 क्वेश्चंस है, 100 नंबर के आएंगे। एक टॉपिक रहेगा इसमें सुक्तियां, तो सुक्तियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, सुकनास उपदेश हुआ। इसके अलावा जितने भी जो कवि वगैरह है, कवि परिचय, उस टॉपिक में हम उन कवियों के बारे में तो जानेंगे, बस इसके अलावा उनके जो साहित्यिक जो दृष्टि है, जैसे उत्तर रामचरितम, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी भी साहित्यिक दृष्टि उनकी पुस्तकें वगैरह आती है, मेघदूतम के बारे में ले लो, विक्रम उर्वशी के बारे में ले लो, तो सब कुछ उनके बारे में कंटिन्यूटी लेते हुए हम इसको पढ़ेंगे। तो 100 क्वेश्चंस है, 100 नंबर के हैं, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट पेपर के, 100 क्वेश्चंस आएंगे सेकंड पेपर के। दोनों की तैयारी का एक जिम्मा लेते हुए VRB एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है ये आपके सामने लेकर के चल रहा है, और संस्कृत टॉपिक को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसको मैं जी जान से पढ़ाऊंगा और अच्छे से आपकी तैयारी करने में पूरी तरह से सहायता करूंगा। दोस्तों पहला टॉपिक आज उठाते हैं अपन संज्ञा प्रकरणम टॉपिक को। तो पहला अपना टॉपिक है संज्ञा प्रकरणम। दोस्तों ये जो टॉपिक है संज्ञा प्रकरणम का, अच्छे से आप समझिएगा, और इतना इजी सा टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं 3 से 4 भागों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे अपन। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, तो वर्ण क्या होते हैं, तो वर्ण के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें पढ़ेंगे अपन उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा एक टॉपिक आता है इसमें पर्यतन या यतन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। चौथा एक इसमें पढ़ेंगे अपन माहेश्वरी सूत्र। तो माहेश्वरी सूत्रों से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके पेपर में वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से। और पांचवा एक टॉपिक आता है दोस्तों विभिन्न सूत्र। तो इन विभिन्न सूत्रों में जैसे अपन पढ़ेंगे प्रसन्निकर्ष संहिता, हलोअंतर संयोगो, री ली वर्ण्यो सोगार्थ सावर्ण्यम वाच्यम, तो उच्च वृंदात, नीचे वृंदात, समारह, समीर, समारह, स्वीरित है। तो जितने भी क्वेश्चन से टॉपिक से बनते हैं वो टॉपिक को हम अच्छे से इसको दोस्तों कवर करेंगे। आप हमसे जुड़े, अपने दोस्तों के
साथ शेयर करें। जितने भी दोस्त DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं या यही वैकेंसी राजस्थान में भी आई है, संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो संस्कृत की जो वैकेंसीज आई हैं, सेम टू सेम दोस्तों सिलेबस है, सेम टू सेम क्वेश्चंस है, सेम टू सेम नेगेटिव मार्किंग है, सेम टू सेम आपको इसमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जो भी है सेम सिलेबस है, दोनों की तैयारी अच्छे से करेंगे, जो भी पेपर में आएगा वो आपके सामने इसी टॉपिक्स में से आएगा। संज्ञा प्रकरणम को दोस्तों अपन 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहले वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण क्या होते हैं, भाषा क्या होती है, इनकी परिभाषा वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो वो टॉपिक है उच्चारण, स्थान, पर्यटन, माहेशी सूत्र और सूत्र। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं जी संज्ञा प्रकरणम में। दोस्तों इसकी जो हेडिंग होगी यहाँ से स्टार्ट होती है। संज्ञा प्रकरणम में पहला पॉइंट आता है विचारों का आदान प्रदान करना। विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। तो दोस्तों 21 की परिभाषा आ गई, भाषा की परिभाषा आ गई हमारे सामने। विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है जी, भाषा कहलाती है। आपके विचार मेरे पास पहुंचे, मेरे विचार आप तक पहुंचे, ये क्या है जी, भाषा। अब इस भाषा के कितने रूप होते हैं, तो दोस्तों भाषा के 3 रूप होते हैं। यानी कि विचार आपके मेरे पास आएंगे और मेरे आप तक जाएंगे, ये किस माध्यम से जाएंगे, तो वो बात कह रहा है कि कितने रूपों में जाते हैं जी, ये 3 रूपों में जाते हैं। एक तो अगर आपके विचार मेरे पास आए लिख करके, तो ये कैसा रूप हो गया, लिखित रूप। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, एक लिखित रूप होता है, एक होता है दोस्तों मौखिक रूप, बोल करके आप मेरे पास अपने विचारों का आदान प्रदान करें, मौखिक रूप, और इशारों के माध्यम से आप मुझे बताएं, तो ये कैसा आ जाता है इसमें, सांकेतिक रूप। तो भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो भाषा के 3 रूप हो गए, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान अगर लिखित रूप से किया जाए, लिख कर के आप हमारे पास भेजते हैं या लिख कर के आपको मैं समझा रहा हूं, ये हो गया लिखित रूप से समझाना। यदि बोल करके बताऊं तो हो जाएगा मौखिक रूप से, और लेकिन इशारों के माध्यम से बता दिया जाता है तो क्या आ जाएगा, ये सांकेतिक रूप से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं भाई, ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। अब ध्वनि क्यों आई, तो आप समझिएगा, कई बार आप देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने बातों को ये थोड़ा ना कि जन्म लेते ही बोलेगा पापा मम्मी मेरे को दूध चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना बोलता है। वो अपने माध्यम को प्रकट करता है, अपनी बातों को कहता है। यदि उसको भूख लगेगी तो रोएगा, तो रोएगा तो अपनी ध्वनि के माध्यम से अपनी बातों को प्रकट करता है। एक टॉपिक आएगा अपना संस्कृत में ही, जैसे अपन पढ़ेंगे, जो भी संस्कृत में टॉपिक आता है, कौशल टॉपिक आता है दोस्तों। 4 प्रकार के कौशल होते हैं जो आपने कई बार सुना भी होगा, LSRW। पहले बालक सुनता है, फिर उसको LS सुनता है, फिर उसको बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर इसको लिखता है। तो इस प्रकार से 4 कौशल होते हैं। तो बालक को ध्वनि के माध्यम से बात अपनी कहनी पड़ती है और बालक को अपन ध्वनि के माध्यम से ही बालक उसको ग्रहण करता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट है भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। अगला पॉइंट है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं दोस्तों वर्ण। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। और वर्ण को ही कहा जाता है वर्णमेव अक्षरः, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्णमेवः अक्षरः, इसका अर्थ होता है वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। वर्णम प्लस एव है तो क्या बन जाएगा, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। तो वर्ण कह लो या अक्षर कह लो, एक ही बात है जी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है
भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। तो बच्चा वर्ण की क्या परिभाषा हमारे सामने आ गई कि यह भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके क्या नहीं किए जा सकते हैं, टुकड़े नहीं किए जाते हैं। वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। एक छोटा सा स्टार्टिंग का पॉइंट था, बहुत बार पूछता है, भाषा के रूपों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3। लिख करके करे तो लिखित रूप, बोल कर करे तो मौखिक रूप, और इशारों के माध्यम से बताए तो सांकेतिक रूप होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। 4 कौशलों में पढ़ेंगे अपन इसको। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण की क्या परिभाषा सामने आई कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके क्या ना किए जा सकते हो टुकड़े, उसे वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण की परिभाषा है भाई ये। वर्ण विचार अपना टॉपिक है और संज्ञा प्रकरणम का पहला पॉइंट आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार दोस्तों, इस वर्ण विचार पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है कि संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में या प्राकृत भाषा, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी कौन सी है, प्राकृत भाषा। तो प्राकृत या संस्कृत भाषा में या इनके वर्णों के प्रकार देख लेते हैं पहले अपन। वर्णों के प्रकार, तो वर्णों के प्रकार होते हैं दोस्तों 2। संस्कृत या प्राकृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं, 2 होते हैं। एक है स्वर और दूसरा है दोस्तों इसमें व्यंजन। तो एक स्वर है और दूसरा कौन सा आता है भाई, व्यंजन। ठीक है, स्वर वर्ण वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं स्वर वर्ण। और वे वर्ण या जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, वो तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें कहते हैं व्यंजन वर्ण। उन्हें कहते हैं भाई व्यंजन वर्ण। तो वर्ण विचार पहला पॉइंट आया। इसमें वर्ण कितने प्रकार के आ गए, 2, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे इनमें देखिएगा आप, ए है, आ है, ई है, ऊ है, री, ए, ऐ, ओ, औ, री, ये सारे क्या होते हैं, इसमें स्वर वर्ण होते हैं। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों, मैंने कै शब्द लिखा, ये कै व्यंजन तो है ही, लेकिन ये जब तक व्यंजन नहीं बनेगा, जब तक इसमें स्वर नहीं मिल जाता। ये कै किस किस शब्दों से मिलकर के बना है, तो कै बना है आधे कैसे और ऐसे मिलकर के बना है। तो कहने का अर्थ ये है, ये कै आधा रहेगा जब तक इसमें स्वर नहीं मिला देंगे तब तक। जैसे अपन एक शब्द लिखूं, मैंने लिखा नैनल, तो नै लिखा तो नै ये पूरा है अब तो, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो अपन ये आधा हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, ए। तो इस प्रकार से कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, उसको अपन जब तक उसमें स्वर नहीं मिला देंगे तब तक वो पूरा नहीं होगा। वो संस्कृत में हलंत लिखा जाएगा। हलंत को अपन इस प्रकार से लिखते हैं जी। ठीक है भाई। अब कह रहा है प्राकृत या संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत या प्राकृत भाषा में वर्णों की संख्या है, वो प्रकार थे 2,
अब संख्या की दोस्तों अपन बात करते हैं तो इनकी संख्या मानी जाती है 63 या 64। ध्यान से देखिएगा, त्रिषष्टि या चतुर्षष्टि भी बोलते हैं अपन संस्कृत में इसको, तो त्रिषष्टि या चतुर्षष्टि ये होते हैं संस्कृत या प्राकृत भाषा में कुल वर्णों की संख्या। इसको दोस्तों वही दो भागों में विभाजित कर देता हूं, एक है इसमें स्वर और दूसरा कौन सा आ जाएगा भाई, व्यंजन। तो स्वर या व्यंजन, संस्कृत या प्राकृत भाषा में कुल कितने वर्ण हो गए, 63 या 64, कितने भागों में विभाजित हो गए, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या दोस्तों इसमें होती है 21 या 22। स्वर कितने आ जाएंगे, 21 या 22। व्यंजन आ जाएंगे दोस्तों इसमें 42 क्या आ जाएंगे भाई, इसमें व्यंजन आ जाएंगे। इस प्रकार से तो 21 या 22 और 42 क्या होता है, इसमें व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों 21 या 22 को अपन को विभाजित करते हुए पढ़ना है, 21 या 22 कितने होते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों स्वर जो है, इस स्वरों में 21 या 22 को दो भागों में विभाजित करेंगे, 3 भागों में विभाजित करते हैं संस्कृत में। एक ह्रीश्व, ह्रीश्व को ही दोस्तों अपन कहते हैं लघु। लघु वाले स्वर जो होते हैं इन्हें कहा जाता है दोस्तों मूल स्वर, और दोस्तों इनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, इसलिए इनको कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। तो ये एक मात्रिक स्वर है, इनकी संख्या है दोस्तों 5। इनकी संख्या कितनी आती है, 5। वो 5 कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री और लिरी। तो ये जो है ना, ये हो गए अपने ह्रीश्व, लघु या मूल स्वर या एक मात्रिक। ए है, इस ए में एक मात्रा का प्रयोग हुआ तो इनको बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। सब में एक एक मात्रा का प्रयोग हुआ है, ए में, ई में, उ में, री में, लिरी में। अब लिरी क्या चीज है, आपने पहली बार देखा। ये लिरी जो है दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या पूर्व वैदिक सभ्यता में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसको संस्कृत या प्राकृत भाषा में गिना जाता है, इसलिए आपको याद रखना है ये लिरी। 5 वर्ण होते हैं इसमें, एक मात्रिक स्वर। दूसरा आता है दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होते हैं इनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर। और दोस्तों द्विमात्रिक स्वरों की संख्या है 8। द्विमात्रिक कौन कौन से हैं, तो एक का बड़ा आ, इक का बड़ा बड़ी ई, उक का बड़ा उ, रिक का बड़ा दोस्तों बड़ी री। अब यहाँ पर लिरी का बड़ा नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिरी का बड़ा नहीं होता है। ये अनगिनत बार पेपर में पूछा गया है, कौन किसका दीर्घ आदेश नहीं होता है, तो लिरी का दीर्घ आदेश नहीं होता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों ए, ओ, आई और औ। ये हो गए 8। ये दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। और तीसरा इसमें दोस्तों पॉइंट आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इनमें दोस्तों 2 या 2 से अधिक मात्राओं का प्रयोग होता है। 2 या 2 से अधिक मात्राओं का प्रयोग होता है। एक तो पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर अपने पेपर में इनकी संख्या पूछेगा, या इसमें से पूछेगा कि कौन से वर्ण जो है वो द्विमात्रिक है या कौन से वर्ण जो है वो एक मात्रिक है। इस प्रकार से प्लुत स्वरों में दोस्तों कौन कौन आते हैं, और यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा ए, उसके पीछे ये मात्रा लगानी है। तो ये प्लुत स्वर की मात्रा है, ये पूछता है ए के दे दिया या जैसे उ दे दिया तो उ के पीछे इस प्रकार से मात्रा दी जाएगी। ये कौन से स्वर का प्रकार है, तो ये प्लुत स्वर का प्रकार है। तो ये चिन्ह आता है प्लुत स्वर का ए, उसके बाद है ई, उसके बाद है दोस्तों उ, उसके बाद है री, उसके बाद है लिरी, उसके बाद है, ये संख्या होती है इनकी 9 इनकी संख्या है। लिरी, लिरी के बाद है जी ए, इसके बाद आ रहा है ओ, उसके बाद है आई और उसके बाद आता है औ।
तो ये 9 संख्या हो गई है आपकी प्लुत स्वरों की, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इस प्रकार से इन वर्णों को अपन स्वर वर्णों को 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और एक आता है 2 या 2 से अधिक मात्रा वाले स्वर। इस व्यंजन को अगली स्लाइड में करूंगा। एक एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूं। उदाहरण ये कहता है कि कृष्ण अत्र गोश चरती, कृष्ण अत्र गोश चरती, कृष्ण यहाँ पर गाय चर रही है, कृष्ण अत्र गोश चरती। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें अंडरलाइन किया जाएगा कृष्ण शब्द को, इसमें कौन सा स्वर का प्रयोग हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण ये कह रहा है कृष्णा अत्र गोश चरती, कृष्णा अत्र गोश चरती। अब फिर से अंडरलाइन किया जाएगा यहाँ पर कृष्णा शब्द को। यहाँ पर दोस्तों इसका उदाहरण आप देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा कृष्णा और ये चिन्ह मिलेगा, अत्र गोश चरती। जो अंतर आप देख रहे हो वो सिर्फ इतना सा है, स्वर का प्रयोग का है भाई, कि यहाँ पर कौन से स्वर का प्रयोग हुआ है, ह्रस्व का हुआ, दीर्घ का हुआ, प्लुत को हुआ। यहाँ पर किसको अंडरलाइन किया जाएगा, इस प्लुत स्वर को अंडरलाइन किया जाएगा। तो स्वर हो गए 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आप बोल के देख सकते हो कृष्ण, तो कृष्ण में ए की ध्वनि आती है, कृष्णा और इसमें 2 की ध्वनि, द्विमात्रिक अ की ध्वनि आई, और यहाँ पे आएगा कृष्णा। इस प्रकार से अगर लंबा खींच के बोलता है तो कौन सा आता है आपका, प्लुत स्वर आता है जी। यहाँ तक बात समझ में आई सबको भाई? अगर आती है तो आप वीडियोस को लाइक करें और इसी समय कमेंट में करके आप बता दीजिएगा सर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। यदि तरीका अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों इतनी मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, और अब कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। यदि आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं तो जो सजा आप दोगे वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऋषि स्वरों को अपन ने 3 भागों में बांटा है, यानी स्वरों की संख्या 21 या 22 थी। अब व्यंजन की संख्या को देखें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 42। तो दोस्तों पॉइंट यहाँ पर ये है, थोड़ा सा समझिएगा। स्वरों को अपन ने 3 भागों में बांटा था अभी ह्रस्व स्वर जिनकी संख्या 5 आई, दीर्घ स्वर जिनकी संख्या आई यहाँ पर 8, और प्लुत स्वर जिनकी संख्या यहाँ पर कितनी आती है, 9। तो इस प्रकार से 21 या 22 इनकी संख्या होती है। कई बार जो लिरी वाला होता है ना, इसको इसमें शामिल नहीं करते। किसको शामिल नहीं करते हैं, इस लिरी को। अगर लिरी को शामिल नहीं करके पूछता है तो 21 आ जाएंगे, लेकिन अगर लिरी को शामिल करता है तो कितने आ जाते हैं, ये 22 आ जाते हैं। दोस्तों एक अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ए ओ आई औ ये वाले जो वर्ण है ना, इसमें भी है ये वाले जो वर्ण है ए आई औ। देखिएगा इन वर्णों को बोलते हैं, इन 2 वर्णों का जो निर्माण होता है वो 2 या 2 से अधिक वर्णों से होता है। तो 2 से अधिक जो वर्ण मिल जाते हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्त। भाई मेरा एक हाथ ये है और एक हाथ ये है, दोनों मिला दिए मैंने, तो अभी क्या बन गए, संयुक्त हो गए। इस प्रकार से एक अगला पॉइंट आता है। वैसे तो इसके 3 ही प्रकार है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, लेकिन इसी में एक अगला पॉइंट अपने को ये कहता है कि एक अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों संयुक्त स्वर पहले तो ये देखिएगा किसे कहा जाता है। संयुक्त स्वर कहा जाता है वे वर्ण जिनका निर्माण, वे, और ये स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक वर्णों से हुआ है, 2 या 2 से अधिक वर्णों से हुआ है। बिल्कुल 0 से टॉपिक स्टार्ट किया है, और दोस्तों ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी भी आपको किसी भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है और कभी भी आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रॉपर तरीके से क्लासेस देखें। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, VRB एजुकेशन के ऐप में जाना है। आप जैसे प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर स्पेशल अपने संस्कृत के PDF नोट्स आपको अवेलेबल
अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जो भी पेपर होगा वो भी आपको टॉपिक वाइज वहां पर मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके पेपर से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन आपको उस टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं मिलेगा, इसका आपको वादा करता हूं। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं दोस्तों? तो इनकी संख्या होती है 4। उम्मीद आपको समझ आएगा संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों से जिनका निर्माण होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर संख्या कितनी होती है? 4। ए, आई, ओ और दोस्तों चौथा आता है इसमें औ। ए, आई, ओ, औ, ये 4 क्या होते हैं? इसमें संयुक्त स्वर होते हैं। दोस्तों इस एक का निर्माण हुआ है ए या आ प्लस ई या इस से मिलकर के। तो ये निर्माण किससे हुआ है? ए या आ प्लस ई या ई। ये जरूर देखिएगा, पहले वाला वर्ण ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, दूसरे वाला वर्ण ई या ई भी आ सकता है। वो जरूर नहीं कि सर ए सिर्फ ए बता दूं, ई बता दूं छोटी वाली, और आ तो सर आपने बताया नहीं। तो भाई वो ऐप थोड़ा सा ध्यान से पॉइंट समझिएगा। आई जो होता है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है ए या आ प्लस ए या आई, इससे मिलेगी भाई आपकी आई। दोस्तों ये गुण संधि में काम आएगा आपको ये नियम, ये वृद्धि संधि में काम आएगा। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ओ जो है दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है वो ए या आ प्लस उ या उस से होता है। तो ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। दूसरा औ जो है भाई, इस औ का निर्माण हुआ है ए या आ प्लस ओ या औ से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। दोस्तों ये आपका पॉइंट था स्वर का। स्वर को 3 भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इन्हीं 21 या 22 वर्णों में से ही क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ये नोट डाल के आपको लिखवा देता हूं, कभी इसको आप स्वर का प्रकार मत मान लीजिएगा। स्वर तो सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। या कई लोग कमेंट करें सर आपने तो 5, 8, 9 करके 22 तो पहले ही करवा दिए, 4 और बढ़वा दिए, 4 कहां से आई? तो भाई ध्यान से देखिएगा, 4 जो होते हैं वो इन्हीं में से शामिल किए गए हैं, ए, आई, ओ, औ को। क्लियर है जी? अब पॉइंट करते हैं व्यंजन के बारे में बात। तो व्यंजन की परिभाषा आप पहले से जान चुके हो। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। दूसरा पॉइंट, इन व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी आती है? 42 है जी। संख्या कितनी आई दोस्तों? 42। इसको मैं इस प्रकार से विभाजित करता हूं। पहला पॉइंट आता है स्पर्श, स्पर्शीय व्यंजन वर्ण, स्पर्शीय व्यंजन वर्ण, या दोस्तों इसी को कहा जाता है वर्गीय व्यंजन वर्ण, क्योंकि इस स्पर्शीय व्यंजन वर्णों में 5 होते हैं वर्ग, इसलिए इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण। और कैसे होते हैं? पहला पॉइंट देखिएगा, इनकी संख्या कितनी होती है? दोस्तों इनकी संख्या कितनी आती है? 25। तो आपने कई बार सुना भी होगा 5 वर्ग हैं। और ये जो वर्ग क्या होते हैं ये समझो। वर्ग की परिभाषा है वर्णों का समूह ही वर्ग कहलाता है। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ये 5 दोस्तों वर्ग है। एक है कै, दूसरा है चै, तीसरा आता है इसमें टै, चौथा है तै, और 5वां इसमें आता है पै। कै, चै, टै, तै, पै। ओके। अब दोस्तों इस कै वर्ग में कै एक वर्ग भी है और एक वर्ण भी है। कै में अगला वर्ण आता है ख, उसके बाद आता है दोस्तों घ, और फिर आता है अंग। इसको बोलेंगे आप अंग। कई दोस्तों कई बच्चे जो होते हैं इसको डै बोलते हैं, क्योंकि ये अगर आप सही नहीं समझोगे यहाँ पर तो फिर आगे दिक्कत ही दिक्कत आएगी आपको। अगला आता है दोस्तों चै वर्ण। ये जो चै वर्ण है वर्ग भी है और एक वर्ण भी है। इसमें जो वर्ण आते हैं चै, छ, जै, झै, अय। फिर आता है दोस्तों टै वर्ग, टै, ठै, डै, ये वाला डै होता है ये ढै, और फिर आता है अण। फिर आता है दोस्तों इसमें तै वर्ग,
तय में तय थ द ध न। और पांचवा है दोस्तों इसमें पै वर्ग, जिसमें आते हैं वर्ण पै फै बै भै मै। तो दोस्तों बड़े ही आसानी से आपने इन 5 वर्गों को, इन 5 वर्णों को याद कर लिया। 25 क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 25। तो 25 क्या होते हैं दोस्तों? इसमें से स्पर्श वर्ण होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 25 स्पर्श वर्ण होते हैं व्यंजन वर्णों में। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। टोटल वर्गों की संख्या कितनी आती है जी? तो आप बता दोगे सर वर्गों की संख्या है 5। कौन कौन से वर्ग हैं? कै एक वर्ग है, च एक वर्ग है, ट एक वर्ग है, त एक वर्ग है और पै क्या है? एक वर्ग है। कै वर्ग भी है, एक वर्ण भी है। च वर्ग भी है और एक वर्ण भी है। इसी प्रकार से ट त प, कै च ट त प पांचों वर्ग भी है और एक वर्ण भी है। जैसे मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल दूं, मैं कह दूं कि कक्षा चल रही है। अब कक्षा में तो बहुत कुछ आता है। कक्षा में छात्र भी बैठे हुए हैं, अध्यापक भी है या अध्यापिका भी है, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड है, स्टूल है, मेज है, अलग अलग आए तो दोस्तों वर्ण बन गया और सबको मिला करके एक बना दिया गया, वो वर्ग बन गया। इसी प्रकार से कक्षा को एक कक्षा बोल दिया तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, पाठ्यक्रम भी है, पुस्तक भी है, अध्यापक है, अध्ययन करने वाला है, तो सबको मिलाया जाता है, वर्ग कहलाता है। तो 25 क्या होते हैं? इसमें स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। दूसरा बात करते हैं दोस्तों इस पॉइंट में, व्यंजन में ही दूसरे नंबर का हेडिंग है अपना, वो कहता है इसमें अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्णों के लिए सूत्र मिलता है यणो अंतस्थ है। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? तो इसका सूत्र आता है यणो अंतस्थ है। यणो अंतस्थ यानी कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, इनका दोस्तों आपके पेपर में मिलेगा क्रम। अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है 4। ये क्रम जरूर याद करिएगा, ये क्रम ही पेपर में आएगा। अंतस्थ वर्णों की संख्या पूछे या अंतस्थ वर्णों का क्रम पूछे, य व र ल हिंदी में होते हैं य र ल व और संस्कृत में होते हैं य व र ल। अब ये क्यों इस प्रकार से है? क्योंकि अपनी जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। अब इसमें अपन जब दूसरा टॉपिक आएगा माहेश्वरी सूत्र, जैसे इसके बाद उच्चारण स्थान कराऊंगा उसके बाद आएगा माहेश्वरी सूत्र। उस माहेश्वरी सूत्र में ये एक प्रत्याहार बनता है यणो अंतस्थ। यण एक प्रत्याहार है, उस यण में य व र ल इस प्रकार से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों ये यण में इतने प्रकार के 4 वर्ण आते हैं। तीसरा आता है इसमें दोस्तों सालो उष्माण है। सालो उष्माण है, साल प्लस उष्माण है, यण है प्लस अंतस्थ है। इस प्रकार से दोस्तों इनको अपन बोलेंगे उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या भी दोस्तों कितनी आएगी? 4। और वो कौन कौन सा है? इनका क्रम भी पेपर में आएगा स, श, स और है। ये 4 होते हैं दोस्तों आपके उष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है भाई, आप 25 8 33 वर्ण तो ये हो ही चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आते हैं 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण। 4 चौथे नंबर पे आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। चार है दोस्तों इसमें संयुक्त व्यंजन वर्ण। उन चारों को भी आप थोड़ा सा देखिएगा, पीछे वाला जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था 4 संयुक्त स्वर वर्ण। ये 4 संयुक्त स्वर वर्ण थे ए ऐ ओ औ। अब मैं कह रहा हूं 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, जय ज्ञानी और एक आता है दोस्तों इसमें श्रय। ये क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ये 6 क्षत्रिय का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ? स से हुआ। और अगर इसमें अपन स्वर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए। तो इस प्रकार से 6 क्षत्रिय का निर्माण हुआ। इस कैसे हुआ? इस आधे वाले इस स से हुआ और जैसे स्वर मिलाएंगे ए मिलाएंगे ये 6 क्षत्रिय क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। त्रय त्रिशूल की दोस्तों बात करें तो त से मिल करके हुआ, र से मिल करके हुआ और ए से मिल करके हुआ। ए मिलाएंगे, स्वर मिलाएंगे तभी व्यंजन पूरा होता है। आप अच्छे से परिभाषा में समझ चुके थे। जय ज्ञानी का निर्माण दोस्तों किस किस से हुआ है? तो जय जग से हुआ है,
आई ऐसे हुआ है और एक हुआ है ऐसे मिलकर के। स्व का निर्माण दोस्तों किस किस से हुआ है, स से हुआ, र से हुआ और दोस्तों एक हुआ है इसका निर्माण ऐसे मिलकर के। तो इस प्रकार से ज्ञानी, छह क्षत्रिय, त्रिशूल और स्व का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं इसमें आगे पॉइंट है दोस्तों पांचवा पॉइंट आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गए। उसके बाद आते हैं इसमें अयोग्य व वर्ण। अयोग्य व वर्ण, अयोग्य व वर्णों की संख्या होती है दोस्तों 2। एक होता है इसमें अनुस्वार और एक होता है इसमें विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये दोस्तों क्या होते हैं, इसमें अयोग्य व वर्ण होते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसमें जिह्वा मूल्यम। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूल्यम, इसमें आपको याद रखिएगा आधा ये क है, कैसे पहले और दोस्तों कैसे पहले यहाँ पे होता है अर्ध विसर्ग। ये है आधा विसर्ग, ये है पूरा विसर्ग। दो बिंदी आ जाए पूरा विसर्ग और ये दोस्तों कौन सा आता है, इसमें अर्ध विसर्ग आता है। उसके बाद दोस्तों इसमें 7वां पॉइंट आता है दुह स्पष्ट। दुह स्पष्ट, इसमें एक वर्ण आता है दोस्तों। ये जो पॉइंट्स है ना थोड़ा सा ध्यान समझिएगा आप इनको। हाँ जी, तो ये होता है इसमें दुह स्पष्ट। एक पॉइंट और आता है इसमें, यही कर देता हूँ फिर अगली स्लाइड को ले लेंगे अपन। 8वां पॉइंट आता है दोस्तों इसमें प्लुत लंग। प्लुत लंग, इसकी संख्या होती है 1, ये भी होते हैं 1। इस प्रकार से दोस्तों आपके 42 व्यंजन क्या हुए, पूरे हुए। 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण, 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण, 4 इसमें दोस्तों उष्म व्यंजन वर्ण आए, 4 इसमें संयुक्त व्यंजन वर्ण आए, इसमें 2 अयोग्य वर्ण आए जो अनुस्वार विसर्ग है, एक जिह्वा मूल्यम है क और ख, एक है दोस्तों दुहि स्पष्ट वर्ण है, एक है प्लुत लंग है। ये दुहि स्पष्ट और प्लुत लंग जो है दोस्तों ये पूर्व वैदिक सभ्यता में आते थे, जिनका प्रयोग अब नहीं होता है। इनका प्रयोग अब नहीं होता है लेकिन इनको गिना जाता है। बस आपको इनका नाम याद रखना है। व्यंजन वर्णों को जब विभाजित करेंगे तो इस प्रकार से इनको विभाजित किया जाता है। दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं इसी पॉइंट को। मैंने कहा कि वर्ण विचार टॉपिक यानी कि संज्ञा प्रकरणम का पहला टॉपिक आता है वर्ण विचार। पहला पॉइंट है वर्ण विचार। इस वर्ण विचार टॉपिक में दोस्तों अपन ने क्या, प्राकृत या संस्कृत भाषा में वर्णों कितने प्रकार होते हैं, 2, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनको 2 भागों में विभाजित किया। कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है और दोस्तों इन 63-64 को 2 भागों में बांट दिया गया, स्वर और व्यंजन। स्वर 21 या 22, व्यंजन आते हैं 42। 21 या 22 को फिर 3 भागों में विभाजित किया गया। एक है ह्रीश्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर जिनकी संख्या होती है 5। फिर दोस्तों दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर जिनकी संख्या होती है 8 और एक आता है दोस्तों इसमें प्लुत स्वर जिनकी संख्या होती है 9। इस प्रकार से 21 या 22 को अपन ने पढ़ा। इसी का अगला पॉइंट हमने पढ़ा है संयुक्त स्वर होते हैं जिनकी संख्या होती है 4, ए आई ओ औ, तो इनका निर्माण पेपर में पूछता है। उसके बाद आता है दोस्तों व्यंजन वर्ण, जो व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 42, जिसको 25 स्पर्श व्यंजन वर्णों में, 4 अंतस्थ, 4 उष्म, 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों में, अयोग्य वर्ण, जिह्वा मूल्यम, दो स्पर्श और प्लुत लंग में विभाजित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों वर्ण विचार का आपका एक पॉइंट, वर्ण विचार संज्ञा प्रकरणम का एक पॉइंट कंप्लीट हुआ जो था वर्ण विचार। इसी का दूसरा पॉइंट आता है जिसका नाम है दोस्तों उच्चारण स्थान। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका हेडिंग में अपन दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे उच्चारण स्थान। जो पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा, वो ही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आएगा और एज इट इज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे वो साहित्य को लेकर के हो, चाहे दोस्तों व्याकरण को लेकर के हो, जितना भी आपके पेपर्स में आते हैं एज इट इज आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। उच्चारण स्थान की दोस्तों अपन बात करते हैं तो उच्चारण स्थान जो है वो कितने होते हैं, तो इनकी संख्या आती है दोस्तों 8। एक बार मैं इनका नाम लिख देता हूं 8 उच्चारण स्थानों का। सबसे पहले आता है दोस्तों कंठ, उसके बाद आता है इसमें तालु, तीसरा है भाई मूर्धा,
चौथा है दोस्तों दंत, पांचवा है ओष्ठ। बड़े ही आसानी से एक सारणी में आपको याद करा दूंगा, ये पॉइंट में आपको। छठे नंबर पे आते हैं दोस्तों इसमें। अब ये 5 तो हो गए ये वाले, एक छठा आता है दोस्तों उर, एक छठा है दोस्तों इसमें उर, और एक आते हैं जो कंठ तालु दोनों को मिला करके बोले जाते हैं, या सॉरी जिह्वा मूल्यम। एक आता है जिसमें जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्यम, वो भी पढ़ा था। क और ख से पहले आधा विसर्ग आता है। और दोस्तों एक इसमें जो 8वां पॉइंट आता है वो आता है नासिकाचय। तो अयम गंडम नासिकाचय और सूत्र होता है तो नासिका या अनुस्वार का। तो ये इस प्रकार से आपको कितने उच्चारण स्थान याद करने हैं? 8। कई बार पेपर में 7 भी मिल सकता है, तो 7 अगर ऑप्शन और 8 अगर ऑप्शन ना तो आप 7 कर दीजिएगा, क्योंकि उर को कई बार उसमें शामिल नहीं किया जाता। बाकी बताऊंगा 8 की 8, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? 8। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा और फिर इसकी पूरी सारणी बनाते हुए आपको फटाक जैसे में याद करा दूंगा। उच्चारण स्थान दोस्तों पहला आता है कंठ। अब इनको आपको सूत्र बना करके याद करने हैं। यदि सूत्र से आप याद करोगे ना तो खूब आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। तो सूत्र है दोस्तों इसका अकुहु विसर्जनीया नाम, अकुहु विसर्जनीया नाम कंठ, अकुहु विसर्जनीया नाम कंठ। इस सूत्र से आपको ये पता चल जाएगा कि कंठ से किस किस का उच्चारण स्थान हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रहा है वे वर्ण जो इसमें आएंगे, ए आएगा, ए का बड़ा आ आता है, कु वर्ग कु दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर उ की यहाँ पे संज्ञा हो जाती है, छुप जाता है, तो कै वर्ग आएगा, यहाँ पर कै वर्ग पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद ए आ कै वर्ग है, ये है रहा दोस्तों। फिर आ रहा है विसर्ज, इसको विसर्ग कर देंगे अपन, तो विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है। ये सूत्र से अपन याद करेंगे। यदि कोई बात नहीं सूत्र याद नहीं होता है, आगे सारणी बनाऊंगा, सारणी में आपको अच्छे से मैं इसको बता दूंगा। कंठ के बाद आता है दोस्तों तालु उच्चारण स्थान। तालु जो है इसका सूत्र आता है इचिउ शायाना नाम, इचिउ साना नाम तालुहु, इचिउ शाना नाम तालुहु। इसमें दोस्तों कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई और ई, पूरा च वर्ग, इसमें च छ ज ये आएगा, कै वर्ग में कै ख ग अंग आएगा। उसके बाद दोस्तों य और श, इन सब का उच्चारण स्थान कौन सा आता है? तालु आता है। तीसरा है दोस्तों मूर्धा। मूर्धा का सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें आते हैं दोस्तों री, तो री का छोटा भी और री का बड़ा भी, पूरा टे वर्ग, टे ठे डे ढेणे। उसके बाद रे है और एक है श, इसका उच्चारण स्थान इसमें आएंगे। चौथा आता है दोस्तों इसमें मूर्धा के बाद आते हैं दंत, और दंत में आता है सूत्र लिरितु लसानाम दंताः, लिरितु लसानाम दंताः। इसमें दोस्तों जो वर्ण मिलेंगे, एक है लिरि, एक है तय वर्ग, एक है जी लय और एक है स। तो लिरि, तय वर्ग, लय और स, इनका उच्चारण स्थान क्या आता है? दंत। पांचवा है दोस्तों ओष्ठ। पांचवा है भाई ओष्ठ। ओष्ठ का जो उच्चारण स्थान का सूत्र है वो है उपध्यमानम, उपध्यमानम ओष्ठौ, उपध्यमानौ ओष्ठौ। दोस्तों इसमें है उ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। फिर आ रहा है पै वर्ग, पूरा पै वर्ग। फिर आ रहा है उपध्यमानी। तो दोस्तों उपध्यमानी में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो जैसे हमने जिह्वा मूलम में बताया था पीछे आपको, वैसे ही उपध्यमान्य में 2 वर्ण आते हैं, इनको बोलते हैं उपध्यमान्य। उपध्यमान्य में 2 वर्ण है दोस्तों, एक है पै और एक है फै।
अगर प और फ दोनों से पहले ये इसको बोलते हैं आधा विसर्ग, अगर अर्ध विसर्ग होता है तो ये क्या बन जाता है आपका उपध्यमानीय बन जाता है। ठीक है जी, उपध्यमानीय अर्ध विसर्ग से दर्श है उपध्यमानीय, इस सूत्र से बनता है। छठा बात करते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे 6 पॉइंट पे आता है, जैसे उर को लेते हैं। उर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, उर के बारे में क्या कह रहा है। ये कहता है देखो है का उच्चारण स्थान यहाँ पर किस में आया है, कंठ में आया है ना, कंठ में आया है का उच्चारण स्थान। लेकिन इस वाले जो इसमें क्या कहा जाता है सुनिएगा, ये कहता है अगर है, अगर है अगर है अंतस्थ वर्ण, अगर है अंतस्थ वर्ण यानी कि य व र ल, अंतस्थ वर्ण और वर्ग के पांचवें वर्ण, वर्ग के पांचवें वर्ण, पांचवें वर्ण कौन कौन से आते हैं वर्ग के पांचवें वर्ण में, अय अम अंग ण न, ये से युक्त है तो, से युक्त है तो, है वर्ण है तो इसका, इस है का उच्चारण स्थान, तो इस है का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान उर होगा, उर होगा। लेकिन अगर है इनसे रहित है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा जी, कंठ होगा। लेकिन अब पहले मैं जैसे करके आपको बता देता हूं किस प्रकार से। जैसे दोस्तों एक शब्द आता है ऋष्व, अब ये है में क्या मिल गया, र मिल गया और फिर है स्व, तो ऋष्व इस प्रकार से। जैसे एक शब्द है हम, तो ये इस प्रकार से मिलेंगे दोस्तों आपको हम, जैसे मिले आपको हय तो इस प्रकार से भाई, फिर मिले आपको हन तो इस प्रकार से, फिर मिले आपको हल तो इस प्रकार से। तो ये जो अगर शब्दों से युक्त अगर मिलते हैं ना है, कौन कौन से य व र ल अय मैं न, इनसे अगर युक्त है मिलता है तो उसका उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा, उर आ जाएगा, उसका उच्चारण स्थान क्या आएगा, उर। लेकिन सिर्फ है मिले तो इसका उच्चारण स्थान क्या दोस्तों क्या आएगा, कंठ आएगा। अगर दोस्तों मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं, उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है, एग्जाम्पल वाइज बता रखा है, लेकिन वहां पर आप जब पीडीएफ को पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा क्या है भाई ये, क्योंकि जैसे आप समझोगे मैं लिख दिया यहाँ पर, ये परिभाषा समझ में आ जाएगी, हम हय ल, ये क्या दे दिया सर आपने। तो उसके लिए एक बार दोस्तों आपको ये नोट्स वाली मतलब कि जो यूट्यूब वाली क्लास है कंटिन्यूटी आपको देखनी है, तभी आपके दिमाग में सेटअप हो पाएगा। और मैं कहता हूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपको पेपर में एज इट इज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सातवां दोस्तों आता है इसमें जिह्वा मूल्यम, तो जिह्वा मूल्यम का सूत्र आता है जिह्वा मूल्य से, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूल्यम। इसका अर्थ है कि जिह्वा मूल्यम का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल्यम से ही होता है। इसमें आपके दो वर्ण याद रखने हैं, ये क और एक कौन सा आएगा दोस्तों, ख। ये दोनों क्या होते हैं, आधे विसर्ग होते हैं। तो इसमें लिखता है अर्ध विसर्ग से दर्शहु जिह्वा मूल्यम, अर्ध यानी आधा, विसर्ग अर्ध विसर्ग सदर्श है, सदर्श यानी समान, अर्ध विसर्ग सदर्श है जिह्वा मूल्यम। अर्ध विसर्ग सदर्शहु क्या आता है, इसका सूत्र है वो क्या है, जिह्वा मूल्यम। आधे क और ख से पहले अगर आधा विसर्ग, क और ख से पहले आधा विसर्ग आता है तो क्या कहलाएगा, जिह्वा मूल्यम कहलाएगा। इधर हमने पढ़ा था उपध्यमानीय। दोस्तों ये उपध्यमानीय जो है ये ओष्ठ में इसका उच्चारण स्थान आता है। इसका सूत्र अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो वही आ जाएगा अर्ध विसर्ग सदर्शहु,
अर्ध विसर्गो सदर्श है उपध मान्य, यानी कि आधे विसर्ग वाले इस वर्ण को उपध्य मान्य कहा जाता है। किन किन को? प और फ को। क और ख के पहले आधा विसर्ग आए तो जिह्वा मूलम। कंप्लीट है भाई पॉइंट। 8वां पॉइंट आता है दोस्तों, नासिका अनुस्वारस्य च। नासिका अनुस्वारस्य च, या दोस्तों अयमगणनम नासिका च। ये कहता है कि ये जो 5 वर्ण है ना, अयमगणनम, इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। अय, में, अंग, अण, न का उच्चारण नासिका से होता है। और दोस्तों नासिका की कौन सी संज्ञा हो जाती है? अनुस्वार संज्ञा होती है। नासिका की कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? अनुस्वार संज्ञा होती है। ये पॉइंट है दोस्तों आपके 8 उच्चारण स्थानों के बारे में। इसके अलावा दोस्तों थोड़े से उच्चारण स्थान और आते हैं, वो देखिएगा। ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु, ये कह रहा है एत प्लस आई, तो ए और आई इन दो के दो उच्चारण स्थान होते हैं, यानी कि इस एक के उच्चारण स्थान 2 है, एक कंठ और एक तालु। इसी प्रकार से आई के भी 2 उच्चारण स्थान है, एक कंठ और दोस्तों दूसरा क्या आएगा? तालु। ए और आई ये 2 वर्ण ऐसे हैं जिनके कितने उच्चारण स्थान आते हैं? 2 उच्चारण स्थान आते हैं। इसके अलावा दोस्तों कह रहा है ओ दौ तो कंठ ओष्ठम, ओ दौ तो कंठोष्ठम, ये ओ है और दोस्तों एक है औ। इनके भी 2 उच्चारण स्थान होते हैं। ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ भी है, इसके अलावा दोस्तों ओष्ठ भी है। तो कंठ भी है और ओष्ठ भी है। इसी प्रकार से औ का उच्चारण स्थान कंठ भी है और ओष्ठ भी है। तो इस प्रकार से आप इनको याद करिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट। वे वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान है ए आई, वे वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान है ओ औ, ये स्वर वाले थे। अब दोस्तों अगला एक आता है वकारस्य दंत ओष्ठम। वह वर्ण जो है ना, इसके भी कितने उच्चारण स्थान आते हैं? 2 उच्चारण स्थान है। वह के भी कितने उच्चारण स्थान है दोस्तों? 2 हैं। तो ये कहता है वह वर्ण के 2 उच्चारण स्थान है, वह वर्ण के 2 उच्चारण स्थान है। ध्यान से आप पॉइंट समझते चलेंगे तो ही आपको ये सब कुछ याद होगा। वे वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान आते हैं, अच्छे से आप कर लोगे तो वह के दोस्तों कौन कौन से उच्चारण स्थान आए? एक दंत आया और दूसरा आया इसमें ओष्ठ। तो वह के दोस्तों कितने उच्चारण स्थान आ गए? इसमें 2 उच्चारण स्थान आ गए। ठीक है जी। अब एक नोट डाल करके, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वे वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान है, वे वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान है। जो भी पढ़ाऊंगा पेपर में एज इट इज मिलेगा। ऐसे कैसे आपने अगर बुक्स ला भी रखी है तो क्वेश्चंस भी दोस्तों आपको एज इट इज मिलेंगे। थोड़ा सा मेहनत करें, हमारे साथ जुड़े। यदि आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाएं जो अभी तक इन चीज़ों से अनभिज्ञ थे, उनको जानकारी ही नहीं थी कि YouTube पर भी इस प्रकार से एक एक टॉपिक को लेकर के और फ्री में, ऑफ कोर्स फ्री में इनको पढ़ाया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ VRB एजुकेशन ही कर सकता है। और हमने पूरी मेहनत करनी है आपके साथ, बस आपका साथ चाहिए। एक थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मांगूंगा आपसे, क्योंकि यदि आप हमें लाइक करोगे, कमेंट में यदि आपको हमारी वीडियो जो अच्छी लगे तो आप हमें ओके कहे, अच्छा कहे, एक टिक मार करके करे, यस सर, गुड जॉब सर, तो एक अंदर से फीलिंग आएगी दोस्तों। उस फीलिंग को बरकरार रखते हुए आपके लिए अच्छे से अच्छी क्लासेस लेकर के आऊंगा। वे वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान है दोस्तों, वे कौन कौन से उच्चारण स्थान आते हैं, तो वो अपन नोट डालकर यहां देखते हैं। अभी हमने लिखा है ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान है। स्वर की बात करें तो स्वर वर्ण में वे वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान आते हैं कौन कौन से आ गए? तो ए, आई, ओ, औ,
ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनके कितने उच्चारण स्थान आएंगे, 2 उच्चारण स्थान। स्वर का हो गया ये वाला पॉइंट। दूसरा बात करता है बच्चा व्यंजन का। व्यंजन में कितने वर्ण हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान आते हैं? अभी अभी पढ़ा है वकारस्य दंतोष्टम, वह वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो 2 बार आता है, दंत और ओष्ठ। तो एक तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, वह वर्ण। और पीछे वाली स्लाइड में दोस्तों हमने अभी अभी देखा था उच्चारण स्थान वाले में अय मैं गण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है, नासिका भी है और अपने वर्ग का भी है। अपने वर्ग का दोस्तों यानी कैक का भी है, चैक में भी है, टैम में भी है, तैम में भी है और पैम में भी है। यानी प्रत्येक वर्ण का ये 5वां वर्ण है। फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया है तो ये पॉइंट, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, ये रहा प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। तो इन 5 का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है और खुद का वर्ग भी है। यानी कि इस कै वर्ग का उच्चारण स्थान अगर मैं लिख देता हूं, उच्चारण स्थान कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या आता है दोस्तों, कंठ आता है। अगर मैं बात करूं चैक का उच्चारण स्थान क्या आता है, तालु आता है। टैक का उच्चारण की बात करें दोस्तों क्या आता है, मूर्धा आता है। तैक की बात करें तो अपन दंत है। और पै जो अंतिम है इसका उच्चारण स्थान आता है ओष्ठ। यानी कि ये अंग अय ण न मैं, इन 5 का उच्चारण स्थान खुद का वर्ग तो है ही है, साथ ही साथ दोस्तों नासिका और आता है। कौन सा आता है, नासिका और आता है। तो ये 5 वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान आते हैं। वह रहा, अंग रहा, अय रहा, अंग रहा दोस्तों, अणय रहा, न है और मैं है। तो ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनके कितने उच्चारण स्थान आते हैं, 5 तो हो गए ये, 1 हो गया ये, 6 और 4 हो गए ये। तो वे 10 वर्ण हैं। तो वे वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान आते हैं कितने हैं जी, ये संख्या 10 है भाई। अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ए दैतो कंठ तालु, एत प्लस आई इस प्रकार से बनता है। तो ए और आई को अपन इसमें शामिल करेंगे, ए प्लस आई। ओ और औ को दोस्तों इसमें शामिल करेंगे, ओ और औ आ जाएगा। उसके बाद इसमें सिर्फ वह वर्ण आता है। तो ये इनके उच्चारण स्थान वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था संस्कृत वर्णमाला को मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़े से अपने सिलेबस के बारे में जानकारी को जाना है, किस प्रकार से टॉपिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी सिलेबस है, सदरूप, धातुरूप वगैरह, सूक्त वगैरह में सिंदर सूक्त, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जो भी चाहे राजस्थान की तैयारी कर रहा हो, सीटेट की तैयारी कर रहा हो, DSSS की तैयारी कर रहा हो, जिस भी पेपर में या राजस्थान में रीट वगैरह की इनकी तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की जो भी संस्कृत, जिसके पास संस्कृत सब्जेक्ट है उसके पेपर में एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 101% आपके पेपर में दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं वीडियोस में से आएंगे। बस कंटिन्यूटी अपनाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों कहते हैं कि लकीर का पत्थर बनना है, लकीर का पत्थर बनना है, हमें भेड़ चाल में नहीं फंसना है, एक जाएगा तो उसी के पीछे नहीं चलना है। हमें तो संस्कृत का विद्यार्थी की सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो एक नई रास्ता अपनाता है, और वो जो नया रास्ता होता है वो भेड़ चाल से लाखों गुना बहुत अच्छा होता है। तो भेड़ चाल को छोड़ करके दोस्तों कंटिन्यूटी आप इसको देखिएगा। ये जो आपके सामने लोकेश यादव खड़ा है पूरी की पूरी कोशिश करेगा आपकी वीडियोस को अच्छे से करने के लिए, आपके सिलेबस को पूरा करवाने के लिए। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों PDF जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, VRB एजुकेशन के ऐप से जुड़े, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ जो भी टेस्ट सीरीज इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे वो भी आपको कंटिन्यूटी उसमें मिलते रहेंगे। और फर्स्ट पेपर की बात यह है, उसमें जो भी आपका हिंदी इंग्लिश जो भी है वो एक एक टीचर आपके पास लेकर के आएगा, उनको सोल्व करवाएगा। मॉडल पेपर सभी मनोज सर जो मैथ पढ़ाते हैं वो स्टार्टिंग करेंगे किस प्रकार से आपको मैथ में DSSS में आपको हासिल करना है अपना, वो मैथ पढ़ाएंगे आपको। और फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर का तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े, मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो अच्छा से हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।